हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट एसी। उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आज एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, एसी सर्किट के साथ यदि हम रेजिस्टेंस लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो उसमें करंट और ईएमएफ के अंदर क्या रिलेशन आएगा वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एक एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ है अपने पास, ये एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसकी वैल्यू कितनी मान ली, आर मान ली, और इसको लिख दिया हमने ई बराबर क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ईएमएफ को हम ऐसे ई से लिखते हैं, यदि वोल्टेज ले हो तो वी से लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या मानना, एक रेजिस्टेंस आर लिया, उसको हमने एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया। लेट a pure resistance R is connected with an AC source of EMF E बराबर कितनी मान ली, E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब E की वैल्यू तो अपने पास है, हमें I की वैल्यू निकालनी है ताकि हम रिलेशन बता सकें कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट के अंदर यदि रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, ये इक्वेशन याद रखनी है इसकी। ठीक है, ताकि जब हम तीनों को मिलाएं, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों के लिए पहले अलग अलग डिस्कस करेंगे, उसके बाद तीनों का हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो I क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, ये आप समझते हैं। I इज इक्वल टू V बाई आर, वोल्टेज है, यहाँ पे EMF है, तो क्या हो जाएगा, E बाई आर। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, E की वैल्यू पुट कर दो, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या है, R, और E नॉट बाई आर को क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, इसको क्या मान लो, सेकेंड। अब यहां से देखो, यहाँ पे जो एंगल है थीटा मीन्स ओमेगा टी, यहाँ पे भी एंगल थीटा मीन्स क्या है, ओमेगा टी, मीन्स दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम फेज में रहेंगे। क्या, दोनों सेम फेज में रहेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ आर इन सेम फेज फॉर सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। यदि किसी सर्किट के अंदर हम क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, तो दोनों के दोनों कौन कौन, ईएमएफ भी और करंट भी दोनों सेम फेज में रहेंगे। मीन्स ये फेज एंगल ही तो बोलते हैं इसको फेज एंगल बोलते हैं। ठीक है, और एंगल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे फेज डिफरेंस कहा जाता है। ये हम 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, वहां पे पढ़ा था, 11th क्लास की बात बता रहा हूं, y1 बराबर मान लो एक होता है a साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक वेव का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरे का y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे जो फाई है इसे हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं।
ठीक है, वेव्स के अंदर पेज पलट करके देखना 11th क्लास के अंदर, वहां पे आपको मिलेगा जो एंगल का जो डिफरेंस है इन दोनों में एंगल का डिफरेंस है ना फाई, तो इसे फेज डिफरेंस कहा जाता है। बट क्या यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आ गया 0, तो फेज डिफरेंस क्या होगा 0, तो दोनों के दोनों सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, मींस इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ, यदि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, देखो कैसे, उसे फेजर डायग्राम बोलते हैं। इधर करंट लिया या ईएमएफ ली, अब देखो ई कितने एंगल पे है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी, ई हो गया कितने एंगल पे ओमेगा टी पे, आई कितने एंगल पे है साइन ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी, तो आई भी इसके साथ साथ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम लाइन में गए, तो कोई फेज डिफरेंस इनमें नहीं होगा, इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या कहोगे फेजर डायग्राम। अब यदि टाइम डायग्राम की बात करो, वो समझना, जैसे आपको ध्यान है पहले लेक्चर के अंदर जब हमने पढ़ा था टाइम के साथ जो ग्राफ पढ़ा था, साइन वेव है ये, साइन वेव ई बराबर क्या ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन वेव है तो कहां से स्टार्ट हो जाएगी 0 से, हो गई साइन वेव। आई के लिए बताओ, आई के लिए क्या है सेम है आई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं होगा, बट हो सकता है पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाए अलग अलग हो जाए, तो इसके साथ साथ ही चलेगा ये। मीन्स टाइम, जैसे ये t/4 पे मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है t/4 पे ही, ये 3t/4 पे मिनिमम है माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये यहां पे t पे दोनों 0 हैं तो दोनों 0 हैं, इसलिए कहते हैं सेम फेज, इसे टाइम डायग्राम बोलते हैं। क्या कहेंगे इसे हम टाइम डायग्राम कहेंगे। तो समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात यहां पे है, दोनों चीजें यहां से बनाया है मैंने दोनों ग्राफ। मेरे पास E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी गिवन था, मैंने ये निकाला है यहां से I बराबर E/R से I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दोनों के दोनों एंगल सेम है तो दोनों पैरेलल ही तो चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। फर्क होता तो हम ऊपर नीचे करते, जैसे आगे टॉपिक के अंदर आएगा, तो ये भी ओमेगा टी पे है तो आई भी ओमेगा टी पे है, इसे एंगल बोलते हैं, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे फेज डिफरेंस कहा जाता है। तो दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर यहाँ पे रहे, इसको आप नोट कर लेंगे। इतना आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लिया होगा, लिख लेना। इसके बाद हम रेजिस्टेंस के बाद चलते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। प्योर रेजिस्टेंस का मतलब है उसके अंदर कोई दूसरी कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस के अमाउंट नहीं है। हालांकि प्योर होना बहुत ही मुश्किल है वैसे तो, जैसे कोई इंडक्टेंस कॉइल लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ तो रहता ही है, बट हम मानेंगे कि इंडक्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो नेग्लेक्ट हो जाती है। अब दूसरा है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इसको समझना थोड़ा सा, इंडक्टेंस को एल से लिखा था आपको ध्यान होगा। लेट ए प्योर इंडक्टेंस एल, ठीक है, प्योर इंडक्टर ले लिया जिसकी इंडक्टेंस एल है, कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इस तरह से लिखते हैं, इंडक्टेंस कॉइल को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये एसी का सिंबल है, ठीक है। अपने होम अप्लायंसेज है वहां पे देखोगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा।
AC का सिंबल है E बराबर क्या आ गया, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक बात तो वो की वही हो गई कि हमने क्या लिया, एक प्योर इंडक्टेंस लिया है L, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, AC सोर्स ऑफ EMF से जुड़ा हुआ है। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे I की वैल्यू निकालनी है, जैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर निकाली थी वैसे के वैसे यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे समझना, इसके अंदर फैराडे लॉ ऑफ EMI यूज करना है। E बराबर क्या जानते हैं, L di/dt, माइनस होता है मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, माइनस साइन पोलरिटी के लिए लगाते हैं, हो सकता है आपको ये फॉर्मूला ध्यान होगा। E बराबर माइनस L di/dt होता है, EMF का मैग्नीट्यूड लिया, E बराबर L di/dt, ठीक है। इसकी हेल्प से मुझे I निकालना है, समझना है। यहाँ से इसको इधर लेके आओ, E/L और इनटू क्या आ जाएगा dt, किसके बराबर आ गया, ये di के बराबर आ गया होगा, ये समझ गए होंगे। di बराबर E/L इंटू dt। E की वैल्यू पता ही है हमें, क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई L और इनटू क्या है dt। यहां से di तो आ गया, हमें क्या चाहिए I, तो इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैथ के स्टूडेंट आसानी से समझ जाएंगे, बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो याद रख लेना। I बराबर क्या होगा, di का इंटीग्रेशन तो हो गया I, E नॉट बाई L तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये आ गया। लिमिट यहाँ पे है नहीं, मैं लगाऊंगा भी नहीं। अब यहां से समझना, साइन x का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कोस x, ठीक है, क्या माइनस कोस x। पीछे वाले वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था इसका इंटीग्रेशन, ये होता है E नॉट बाई L, तो एज इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी, और क्या बताया था, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करते हैं। तो ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओमेगा, उससे डिवाइड करना है। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन करते हैं तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड किया जाता है। इसको क्या लिख लो, और I बराबर, समझना स्टेप टू स्टेप है, E नॉट, ओमेगा को L के साथ ही लगा दो, ठीक है, ये एज इट इज, या माइनस माइनस बाहर लिख दो, कॉस ओमेगा टी। अब स्टेप को ध्यान से समझना, मेरे को साइन की फॉर्म में चाहिए, ये इसकी फॉर्म में चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए, तो कोस को मैं साइन की फॉर्म में लेके आऊंगा। तो साइन की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, इतना आप समझ गए होंगे। यहां से दोबारा सुन लो, E बराबर L di/dt होता है डी फाई अपॉन dt से, यहाँ से di की वैल्यू निकाली, E इंटू डी टी अपॉन L, तो di बराबर आ गया E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन कर दिया, E नॉट बाई L बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन मैंने कर लिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस हो गया, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है वो समझना, इसको मैं हटा रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है, इतना आप लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। यहां से एक बात समझनी है हमें कि कोस को साइन में बदलना है, तो आप ये जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्या, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, किसका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, साइन कॉस के अंदर चेंज हो जाता है। या इसको ऐसे लिख दो, साइन 90 की जगह π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि रेडियन के अंदर 90 को क्या लिखते हैं, π/2। आप जानते हो थीटा किसके बराबर है, क्योंकि ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो थीटा किसके बराबर हो गया, ओमेगा टी। तो यहां से क्या लिख दोगे, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी किसके बराबर हो गया, कॉस ओमेगा टी। बोलो नहीं आया क्या। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये एक रफ वर्क है, ये साइड में लिख लेना यदि ध्यान नहीं हो तो।
तो I बराबर मेरे पास ये आ गया -E0/ω_L और साइन π/2 -ω_t। कोस को मैंने साइन में बदल लिया यहां से। इस चीज को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा है। ये हम 11th में पढ़ते हैं क्वाड्रेंट की, जब क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं तब की बात है। तो यहां से ये आया। ठीक है, एक चीज और ध्यान से सुन लो, साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या साइन ऑफ माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो ये आता है माइनस साइन थीटा, क्या माइनस साइन थीटा। तो यहां से इसको मैं क्या लिखूंगा, आई बराबर माइनस E0/ω_L माइनस साइन थीटा लिखूंगा। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखूंगा, तो ये माइनस अंदर दे दो ना, तो ये माइनस अंदर दोगे तो ये आ जाएगा साइन ω_t -π/2। ये आए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा लिया, ये तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस अंदर दे दिया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। इसकी हेल्प से इस स्टेप को समझना। ठीक है, अब समझो ओमेगा, सॉरी ये एल है, ये नहीं है, ये एल है, ओमेगा एल क्या है, ओमेगा एल। अब इसको मैं क्या लिखूं, इसको हम कैसे लिखेंगे वो हमें ध्यान रखना है। इसको हम क्या लिखेंगे वो समझो। इसका काम हो गया अपना, तो यहां से और आई बराबर E0/XL, क्या लिख दिया इसको, ओमेगा एल को लिख दिया मैंने XL, क्या लिख दिया XL। ये साइन ω_t -π/2 एज इट इज, वेयर XL बराबर, XL क्या लिखा है, ओमेगा एल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक तरह से इंडक्टेंस के अंदर जो अपोज करेगा करंट को उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जैसे वायर के अंदर जो करंट को अपोज करता है उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक तरह से रिएक्टेंस का काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया। तो E0 रेजिस्टेंस क्या होता है आप जानते हो। दिस इंप्लाइज आई बराबर, इसको क्या लिख लोगे, I0 साइन ω_t -π/2 सेकंड मान लिया। अब समझ गए होंगे यहाँ से कितना फेज डिफरेंस आया। देखो कितना फेज डिफरेंस आया। यहाँ पे एंगल है ω_t, यहाँ पे ω_t -π/2, तो फेज डिफरेंस हो गया ना -π/2। मीन्स करंट क्या हुआ, देखो एंगल जब माइनस का है तो करंट क्या हुआ, पीछे रह गया ईएमएफ से। यदि यहाँ प्लस होता तो करंट आगे चला जाता, किससे, ईएमएफ से। ठीक है ना भाई, मान लो जैसे यहाँ पे है एंगल कोई भी 30 डिग्री है, तो यहाँ सॉरी 180 डिग्री है, तो यहाँ पे 180 माइनस क्या हो गया, 90 हुआ ना, तो पीछे नहीं रह गया क्या। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं जैसे। तो करंट जो है वो ईएमएफ से पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया, π/2 पीछे रह गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर इंडक्टेंस ओनली द अल्टरनेटिंग करंट, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है लैग्स बिहाइंड the alternating EMF through a phase angle of π/2। इतना पीछे रह गया, लेग्स बिहाइंड का मतलब पीछे, और आगे से यदि प्लस आ जाता तो लीड करता, वो आगे जाता। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से अपने पास ये आया। देखो जब रेजिस्टेंस था तो सेम फेज एंगल था, कोई डिफरेंस नहीं था, बट यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, -π/2। तो यहां से आप क्या लिख देंगे, अब ग्राफ बना लो। फेजर डायग्राम जब बनाओगे
ये एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, ईएमएफ और करंट ले लिए। देखो ईएमएफ है उतना ही एंगल, कितना, ओमेगा टी। ईएमएफ है ओमेगा टी पे, बट ये कितने एंगल पे है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू इससे पीछे है, कितना पीछे है, पाई बाई टू इससे पीछे, तो करंट इससे पीछे जाएगा पाई बाई टू। पाई बाई टू इससे पीछे रह गया, तो ये बच गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आई, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस तरह से ये फेजर डायग्राम आएगा। क्या बोलते हैं इसको, फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम। अब यदि टाइम डायग्राम की बात करोगे, टी मान ओमेगा टी लिखो तो ओमेगा टी लिख देना, फिर इधर लिखना पड़ेगा उसके टर्म में ई और आई। यदि ई ये है तो आई क्या, इससे 90 पीछे है, तो 90 पीछे है तो यहां से शुरू कर देना, ये 90 पीछे हो गया, ये ई है तो ये क्या है, आई है। ठीक है, 90 पीछे हो, क्योंकि कोस की फॉर्म में है और माइनस कोस था तो नीचे से कर दिया, प्लस कोस होता तो ऊपर से कर देते, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा टाइम डायग्राम हो गया। ये था एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। तो दो चीजें हमने अब तक डिस्कस कर ली, एक तो रेजिस्टेंस के लिए और एक इंडक्टेंस के लिए। अब डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के लिए। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तीसरा बच गया, कैपेसिटर बच गया। अब कैपेसिटर के लिए क्या आता है वो समझना है। रेजिस्टेंस के लिए सेम फेज में थे, इंडक्टेंस के लिए पाई बाई टू पीछे रह गया। अब कैपेसिटेंस के लिए एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, इसके लिए अब आप डिस्कस करेंगे। AC circuit containing capacitance only. Let a pure capacitance C, pure capacitor having capacitance C connected with an AC source of EMF, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने कैपेसिटर लिया, AC सोर्स के साथ जोड़ दिया, आई निकालेंगे इसके लिए भी। आर था तो हमने आई निकाला, एल लिया था तो भी आई फाइंड आउट किया था, अब सी ले लिया तो भी आई फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि करंट एसी है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है इसलिए इसके अंदर से जाएगा। अदरवाइज डीसी होता तो ब्लॉक कर देता है कैपेसिटर। यहां से क्या होगा वो समझना। आई बराबर क्या जानते हैं, dq बाई dt सभी जानते होंगे, और q बराबर क्या जानते हो, CV। भाई q बराबर क्या होता है, CV कैपेसिटेंस की टर्म में। यहाँ वोल्टेज EMF ले रहे हैं तो C इंटू ई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से I बराबर क्या है अपने पास, d बाई डी टी ऑफ C, और E की वैल्यू ये है E नॉट साइन ओमेगा टी, इतना समझ गए। और I बराबर C और E नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, d बाई डी टी ऑफ आपके पास क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो आई बराबर मेरा आ गया सी इंटू ई नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, अंदर वाले एंगल का भी होगा तो एंगल का ओमेगा से यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, समझना, इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और आई बराबर, इस स्टेप को समझना, यहाँ से आगे ई नॉट, इसको मैंने 1/ओमेगा सी लिख दिया, बोलो क्या फर्क पड़ा भाई, ओमेगा सी को नीचे ला करके मैंने 1/ओमेगा सी लिख दिया, ओमेगा सी पलट के ऊपर आएगा, बात तो वही है। और कोस को मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, बोलो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गया तो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 के ऊपर चेंज होता है। वहां पे मुझे माइनस क्यों करना पड़ा था, क्योंकि बाहर मेरे पास माइनस था, बाहर माइनस था तो उस माइनस को भी मुझे हटाना था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मैंने प्लस के अंदर लिख दिया। तो इसको ऐसे लिख लो, और आई बराबर ई नोट, इसको मान लो एक्स सी, वेयर एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहोगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको कहा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, मीन्स एक तरह से अवरोध का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा। और ये इसको लिख दो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्या फर्क पड़ जाएगा, 90 प्लस थीटा को थीटा प्लस 90 लिख देंगे तो कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, एक्स सी और एक्सएल दोनों, क्योंकि ग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या बच गया, इसको मैं हटा रहा हूं, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। तो क्या आ गया मेरे पास, आई बराबर ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस, आप जानते ही हैं आई नॉट होता है, और साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड से देखो अब अगेन, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2, तो एंगल कितना हो गया, प्लस आगे चला गया कौन करंट, तो इसमें तो पीछे था इंडक्टेंस में, कैपेसिटेंस में कहा चला गया आगे। तो फॉर कैपेसिटेंस ओनली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड द अल्टरनेटिंग करंट leads the alternating EMF through phase angle of, आगे चला गया, लीड का मतलब आगे जाना, लैग्स बिहाइंड का मतलब पीछे, तो वह माइनस था तो पीछे, अभी आगे चला गया। ग्राफ बना लो वैसे के वैसे, इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद ग्राफ बना रहा हूं। तो ग्राफ बनाओगे तो होके वो ही है, इसमें आगे जाना है, बस उतना ही है। तो इसमें ये आ जाएगा, ये आई हो गया, सॉरी ई हो गया ओमेगा टी पे, ठीक है। आई कहाँ जाएगा, ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो इससे प्लस π/2 90 डिग्री हो गया, प्लस π/2। ऐसे इसमें आ जाओ, ये तो हो गया फेजर डायग्राम, इसको फेजर डायग्राम कहा जाता है, फेज के लिए एंगल, फेज एंगल के लिए डायग्राम बनाते हैं तो फेजर, इसलिए इसका नाम फेजर बना पड़ा। टाइम डायग्राम की बात कर लो, ये ईएमएफ के लिए ओमेगा टी 0 से स्टार्ट होगा, आई देखो कहां से शुरू हो रहा है, प्लस π/2 है, तो कॉस वेव क्या होती है, कॉस 0 तो क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर से स्टार्ट कर जाएगा यहां से, ये कैपिटल टी, ये टाइम डायग्राम। तीनों चीजें मैंने डिस्कस कर दी, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली एंड कैपेसिटेंस ओनली। ग्राफ हो रहा था वो समझ लो, जैसे दो चीजें आप समझ गए,
तीन चीजें आई, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ग्राफ और बता रहा हूं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जैसे मान लो आपसे ये ग्राफ पूछे कि एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रा करो, सेकंड एक्ससी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रा करो। बेहद इंपॉर्टेंट ग्राफ है दोनों, खुद बना के देखना। पहले तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर समझना। एक्सएल क्या है, ओमेगा एल पढ़ा है हमने। एक्सएल बराबर ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई न्यू। तो यहां से एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, न्यू। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके केस में आ जाओ, एक्स सी क्या जानते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू इंटू सी। तो यहां से एक्स सी क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू हुआ। तो ग्राफ कैसा आएगा, कर्व। तो दोनों ग्राफ आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। ग्राफ की हम बात करें तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद हम तीनों को मिलाएंगे, आरएलसी सर्किट बोलते हैं, एलसीआर सर्किट बोलते हैं उसे। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप इतना पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ साथ नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।